Hello everyone, I am Pankaj, a final year BPT student in a government medical college, कोलकाता। हाँ, काफ़ी दिन से मैं वीडियोस नहीं बना रहा हूँ, काफ़ी समय हो गया एक्चुअली, बट आई विल ट्राई कि अब से मैं कंसिस्टेंटली वीडियो बनाऊँ। सिर्फ बीपीटी कोर्स के बारे में ही नहीं, बल्कि हमारे एंट्रेंसेस के बारे में भी मैं वीडियोस बनाता हूँ। सो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक इट। ऑल्सो आप लोग के जो क्वेरीज होंगे या किस चीज़ के ऊपर आपको वीडियोस चाहिए, तो आप लोग थोड़ा कमेंट में अगर लिख दो, तो ईज़ी हो जाएगा। तो मुझे समझ में आ पाएगी कि कौन से टॉपिक्स पे बच्चों को दिक्कत हो रहा है, ताकि मैं कुछ जो टिप्स हैं मेरे, वो मैं दे पाऊँ। तो यही है। एनीवे आज के वीडियो में आते हैं। सो आज का वीडियो है कि थर्ड ईयर में कौन से बुक्स बहुत मेरे हिसाब से जो मेरे काम में आए थे, जो मेरे लिए ईज़ी थे। तो इससे क्या होगा कि आप लोग को रिकमेंडेशंस मिल जाएँगे कि कौन से बुक्स पढ़ना है अच्छा होगा। अभी मैं हाल-फिलहाल में ही मेरा रिज़ल्ट आया है, कुछ दिन पहले ही आया है। जस्ट अभी मैं फाइनल ईयर में मैं आया हूँ, तो मैं बता तो वीडियोज़ का रिकमेंडेशंस बनता है। तो थर्ड ईयर में हमारे जो सब्जेक्ट्स है, तो आपको पता ही है, मेडिसिन है, सर्जरी है, न्यूरो है, ऑर्थो है और फंक्शनल असेसमेंट। सारी थर्ड ईयर मेरे ख्याल से बीपीटी में बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल एक ईयर है। मेरे ख्याल से पूरे कोर्स में सबसे ज़्यादा टफ जो ईयर होता है, जो सेशन वो जनरली थर्ड ईयर होता है बीपीटी के लिए, बिकॉज़ काफ़ी बड़ी सिलेबस है, काफ़ी वास्ट मेजॉरिटी ऑफ सिलेबस है, काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ता है। आई एम प्रीटी श्योर अगर कोई यहाँ पे फाइनल ईयर से देख रहा है या फिर कोई बीपीटी बीपीटी कर चुका है, तो उनको समझ में आएगा कि कितना मुश्किल है थर्ड ईयर। तो ज़्यादा कुछ नहीं, स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लेना है, अगर हम डे 1 से ही पढ़ाई करें, तो क्यों नहीं होगा? ज़रूर होगा। डे 1 से ही पढ़ाई करेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, थोड़ा बहुत पढ़ाई करेंगे रोज़। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि रोज़-रोज़ आप लोग 4-4 5-5 घंटे आप पढ़ो। अगर आप 1 दिन में 2 घंटे भी दे रहे हो ना बीपीटी के इस कोर्स के लिए, इनफ, मोर देन इनफ। आप 2 घंटे दीजिए, लेकिन बहुत ही कंसिस्टेंटली दीजिए, और उस 2 घंटे में सिर्फ पढ़ाई होना चाहिए। ये नहीं कि आप 2 घंटे आप पढ़ रहे हो, फिर साथ-साथ आप थोड़ा फ़ोन भी चला रहे हो, वैसे नहीं। So back to the बुक्स जिसके ऊपर आज वीडियोस है। सो ऑर्थोपेडिक्स का पहले बात करते हैं हम। तो ऑर्थोपेडिक्स एक बहुत ही क्रूशियल चीज है। ऑर्थोपेडिक्स, सिर्फ ऑर्थोपेडिक्स नहीं, न्यूरो भी हमारे कोर्स के लिए। सो ऑर्थोपेडिक्स में हम मतलब मैंने जो पढ़ा है वो है एसेंशियल्स ऑफ ऑर्थोपेडिक्स बाय महेश्वरी। बहुत ही कॉमन, बहुत ही फेमस बुक बाय महेश्वरी। आई एम प्रीटी श्योर ये है बुक काफी पुरानी हो गई है, फट गई है, मैंने साल भर पढ़ाई किया है तो बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। पर मेरे हिसाब से ऑर्थो पूरी पूरे कोर्स के लिए, मतलब बीपीटी के थर्ड ईयर के लिए नॉट एनफ, क्योंकि कुछ पार्ट्स है इस बुक में जो इनकम्प्लीट है, जो कि पीवाईक्यू में आती है बहुत ज्यादा। और आप लोग सोचोगे एमबीबीएस के जो स्टूडेंट्स हैं वो ये पढ़ते हैं, मैं इसको बोल रहा हूँ इनकम्प्लीट है। तो हमारे ऑर्थोपेडिक्स पूरा ही एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन एमबीबीएस में ऑर्थोपेडिक्स एक पार्ट ऑफ सर्जरी है। तो उनका थोड़ा-सा बस पढ़ना होता है ऑर्थोपेडिक्स में। हमें एक पूरा का पूरा 200 मार्क्स का पेपर अलग से ऑर्थो का देना है, जिसकी वजह से हमारे काफ़ी क्वेश्चन्स आते हैं। बताओ, मैं इतनी देर से फालतू बक रहा हूँ, पता नहीं ये वीडियो शूट भी हुआ है कि नहीं। फिर से शूट करना पड़ रहा है, फिर से शूट करना पड़ रहा है। सो कहाँ थे ऑर्थोपेडिक्स? ऑर्थोपेडिक्स बहुत ही ज़रूरी बुक है हमारा महेश्वरी, आफ्टर ऑल सबको पता है। अब आते हैं न्यूरो पे। न्यूरो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है हमारे लिए, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर बीपीटी। सबको पता है फिजियोथेरेपी नर्व के अलावा कुछ भी नहीं होगा। सो न्यूरो के लिए मैं कौन सी बुक पढ़ता था, वो है ये न्यूरोलॉजी फिजियोथेरेपी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन पोत्तुरी। बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही प्यारी बुक है, बहुत ही छोटी सी बुक है, पढ़ सकते हो। पर अगेन दिस बुक इज नॉट एनफ। फिजियोथेरेपी के लिए मैं एक और बुक पढ़ा था, मैं जो मेडिसिन के लिए जो बुक पढ़ा था विच वाज डेविडसन। मेडिसिन बहुत ही अच्छी काम, मेडिसिन में एक पार्ट है जहाँ न्यूरो के बारे में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, वो बहुत ही अच्छी पार्ट है। तो कुछ कुछ टॉपिक्स है जो इस बुक में नहीं है, तो उस टॉपिक के लिए आपको न्यूरो का बुक पढ़ना ही पड़ेगा, बिकॉज उसके बिना कैसे होगा, बिकॉज वो सिलेबस में है, उसमें वाइवा में पूछते हैं, काफी सारे सवाल पूछते हैं, तो पढ़ना तो पड़ेगा। अब आते हैं न्यूरो पे तो आ गए। अब न्यूरो के बाद अब देखो मैं बताऊंगा वीडियोस में कैसे पढ़ना है, एंड में कैसे पढ़ना है। मैं आप लोगों को एंड में बताऊंगा कि कैसे मैंने कैसे पढ़ाई किया है, कैसे कब कितने घंटे, और कौन से नोट्स बनाए मैंने, और क्या क्या किया मैंने, अलग से क्या क्या पीडीएफ पढ़े हैं, और क्या क्या किया, मैं बता रहा हूँ आपको। तो न्यूरो के लिए ये तो हो गया। मेडिसिन के लिए मैंने डेविडसन पढ़ा है। डेविडसन आप लोग पता है, वो बुक मेरे पास, मेडिसिन और सर्जरी दोनों की बुक मेरे पास अभी नहीं है। मेरे जो जूनियर्स उन्होंने मुझसे मांगे थे, मैंने उनको दे दिया, तो उनके पास है वो मेडिसिन और सर्जरी का बुक। तो अगर मैं पूछूंगा इस स्क्रीन पे, आई पुट द फोटो ऑफ द बुक, ताकि आप लोग को ईजी हो पाए कैसे दिखती है वो बुक। और तो मेडिसिन भी मैंने डेविडसन पढ़ा है, सारे सारे टॉपिक्स मैंने वहीं से पढ़े। मेडिसिन के लिए बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही प्यारी बुक है। सर्जरी के लिए मैंने सर्जरी का बुक पढ़ा है। सर्जरी
एक बहुत ही सर्जरी बहुत ही मेडिसिन सर्जरी लोगों को लगता है कि सर्जरी तो हमें करना नहीं है, मेडिसिन हमें प्रिस्क्राइब नहीं करना है। तो क्या करें? तो सर्जरी मेडिसिन के लिए वही मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करना है, पर बेसिक तो जान के रखना पड़ेगा। अब मेडिसिन के लिए आप बोलोगे ड्रग्स क्यों याद करिए, हमें तो लिख प्रिस्क्राइब नहीं करना है, बट याद तो करना पड़ेगा ना ड्रग्स कौन से कहाँ जा रहे हैं। प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्रिप्शन देख के आपको समझ में आना चाहिए कि पेशेंट कौन सा ड्रग्स खा रहा है, क्यों खा रहा है, क्या हुआ है ऐसा जिसकी वजह से वो ड्रग्स खा रहे हैं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जानना। तो डोजेज़ नहीं याद करना है, किसी का भी डोज़ मत याद करो क्योंकि हमें डोज़ से कोई मतलब नहीं है, वो डॉक्टर्स जानेंगे। लेकिन कौन सा मेडिसिन तो उसे ईज़ी काम हो जाता है, ईज़ी हो जाता है, डॉक्टर्स हेल्प करते हैं, तो वैसे। सर्जरी में भी सेम है, सर्जरी नहीं करना है, बट पोस्ट सर्जरी रिहैब में हमारा काम है काफ़ी। तो उसके लिए हमें जानना पड़ेगा ना कि सर्जरी का प्रोसीड्यूर क्या है, सर्जरी कॉम्प्लिकेशंस क्या आ सकते हैं, क्या-क्या दिक्कतें हो सकती हैं सर्जरी के लिए, कौन सी सर्जरी में कहाँ क्या कौन-सा चीर-फाड़ किया जा रहा है, कैसे कहाँ ऑपरेट किया जा रहा है, क्या करना पड़ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि पोस्ट सर्जरी के लिए हमें जानना पड़ेगा कि सर्जरी में क्या हो रहा है, जिसकी वजह से सर्जरी के क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस ही हमारे फिजियोथेरेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हमें नहीं करवाना है, जिसको हमें कोशिश करना है कि कॉम्प्लिकेशंस कम हो। पोस्ट रिहैब कोई रिहैब में काम आ पाए, जिसकी वजह से पेशेंट वापस नॉर्मल और डेली लाइफ में वापस आ पाए। उसके अलावा जो हमारा सब्जेक्ट है फंक्शनल असेसमेंट, ये एक सब्जेक्ट है जिसका कोई बेसिक सिलेबस डिफाइन नहीं है, बहुत ही अजीब सा है। कोई ढंग का स्पेसिफिक बुक भी नहीं। अब मेरा सजेशन होगा कि जब आप फंक्शनल असेसमेंट पढ़ रहे हो तो आप पीवाईक्यू देख के पढ़ो। पीवाईक्यू देख के पढ़ो बिकॉज़ पीवाईक्यू में जो क्वेश्चन है उससे आपको आइडिया हो जाएगा कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। आप कॉलेज में पढ़ा रहे होंगे, कॉलेज का नोट्स होगा, कॉलेज में सर एक बुक से पढ़ा रहे होंगे, वो बुक्स आप देख सकते हो। कॉलेज में अलग-अलग कॉलेज में अलग-अलग बुक्स पढ़ाते हैं, तो मैंने बोला वो स्पेसिफिक बुक नहीं है, कोई स्पेसिफिक सिलेबस भी नहीं है। अब मैंने क्या किया था कॉलेज में हमारे सर ने हमें पढ़ाया करते थे हमें सर, कॉलेज उस टाइम में तो मैं पढ़ता ही था। सर के जो रिकमेंडेड बुक्स थे या फिर जो पीडीएफ्स सर हमें प्रोवाइड करते थे हमारे जो प्रोफेसर थे। उसके अलावा चैट जीपीटी, एआई के ज़माने में बहुत कुछ हेल्प हो जाता है। चैट जीपीटी आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुली यूज़ कर सकते हो अगर आपने ढंग का प्रॉम्प्ट यूज़ किया है तो। सही से प्रॉम्प्ट यूज़ करो ना कि आप एक बीपीटी स्टूडेंट हो, 10 मार्क्स या 15 मार्क्स के आंसर चाहिए और आपको कौन से टॉपिक्स को टच ही करना है, वो आप उस चैट जीपीटी को बता दो। और अगर आपको लग रहा है कि वो बहुत ही छोटे-छोटे वर्ड्स हैं, तो उसको बोलो ना कि एलैबोरेट इट, एक्सप्लेन इट मोर ताकि आप उसको पढ़ पाओ, उससे आप नोट्स बना पाओ, ईज़ी हो पाओ, राइट? चैट जीपीटी बहुत हेल्पफुल हुआ है मेरे एग्ज़ाम के दौरान पे, मेरे को तो बहुत काम आया है, बहुत ही काम आया है। तो चैट-जीपीटी वहाँ पे कर सकते हैं। अब बात है कैसे पढ़ना है, मैंने जैसे शुरू में वीडियो में बोला कि अगर आप 1 दिन में 2-3 घंटे पढ़ रहे हो, कंसिस्टेंटली पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। जब आप 2 घंटे बुक पढ़ रहे हो अगर आप, तो 2 घंटे आप सिर्फ़ फिज़िक्स के लिए पढ़ो। इसका मतलब ये नहीं कि 2 घंटे जब आप बुक पढ़ रहे हो, तो बुक के साथ फ़ोन चला रहे हो। नहीं, पढ़ना ही है। और जब आप कोई भी सब्जेक्ट का जब आप बुक पढ़ रहे हो, तो आपको ये याद रखना है कि आपको फंडामेंटल ज़रूर पढ़ना है। क्यों मैं बोल रहा हूँ फंडामेंटल क्यों पढ़ना है? बिकॉज़ एक तो बेसिक क्लियर होगा, तो बेसिक आपको पता चलेगी कौन सी चीज़ें कहाँ से यू नो शुरू हो रही हैं। उसके साथ-साथ फंडामेंटल वाइवा में बहुत काम आएगी। क्यों? क्योंकि अगर टीचर अच्छा होगा, अगर प्रोफ़ेसर या फिर जो बंदा या बंदी आपका एग्ज़ाम ले रहा है या आपका जो वाइवा लेंगे या प्रैक्टिकल लेंगे, क्या होगा कि अगर उनको पास कराना है आप लेट्स अज़्यूम कि आपको कोई टफ क्वेश्चन पूछा, आप वो नहीं बोले। पर अगर प्रोफ़ेसर को आपको एक पास ज़रूर कराना है, तो वो क्या करेंगे आपको बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे। बेसिक क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे। अब अगर बेसिक भी ना बता पाओ, फिर तो क्या फ़ायदा? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको पूछा ऑर्थोपेडिक्स में व्हाट इज़ फ्रैक्चर? अब आप एक थर्ड ईयर बीपीटी स्टूडेंट होके अगर आप ये ना बता पाओ कि व्हाट इज़ फ्रैक्चर फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। सो व्हाट इज़ फ्रैक्चर के लिए आपको फंडामेंटल पढ़ना पड़ेगा। फंडामेंटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल ज़रूर पढ़ना है। हर एक सब्जेक्ट में ऑर्थोपेडिक्स में मिलेगा, न्यूरो में मिलेगा, न्यूरो फिजिक्स टाइप का टेस्ट है। मेडिसिन में उतना ज़्यादा फंडामेंटल है नहीं बिकॉज़ फार्मकोलॉजी लास्टली जैसे मैंने बोला मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप सबके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बना दूँ। ये एक ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप लोग ज्वाइन कर लेना। उस ग्रुप में हम डिस्कस करेंगे। आपको कुछ हेल्प चाहिए होगा, कुछ क्वेरीज़ चाहिए, कोई ऐसे पीडीएफ चाहिए होगा जो मेरे पास होंगी तो मैं आप लोग को ज़रूर दूँगा। आप लोग आपस में बात करके डिस्कस कर सकते हो कि कौन से कॉलेज में क्या हो रहा है, क्या बढ़िया है। 2 ग्रुप्स बना लूँगा मैं एंट्रेंस के लिए या फिर जो 12th पास बच्चों के लिए जो एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए अलग से ग्रुप बना दूँगा। और जो ऑलरेडी बीपीटी में ज्वाइन हो चुके हैं उनके लिए अलग से ग्रुप बना दूँगा ताकि आप लोग हेल्प कर पाओ। ईज़ी हो जाएगा ना उससे उसके बाद मैं खुद भी अगर पीडीएफ्स कुछ देना होगा, कुछ आप लोग को चाहिए होगा जो मेरे पास है, जो आप लोगों के पास नहीं है, मैं आप लोगों को दे दूँगा, शेयर करूँगा बिकॉज़ मैं यहाँ से डायरेक्टली कैसे शेयर करूँ, राइट? So I'll try to make a Telegram group which is really like very good. एंड अदर देन दैट आप लोगों के पास मेरी टेलीग्राम की सॉरी इंस्टाग्राम की तो आईडी है ही। 4-5 लोगों ने मेरे को मैसेज भी किया था उसमें से फॉर आस्किंग देयर क्वेरीज़ कि ऐसे-ऐसे क्या हो। तो या ठीक है। आज के लिए ये वीडियो और आपको कोई भी अगर डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। क्योंकि कमेंट सेक्शन में अगर आप बताओगे तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियोस के भी बनाऊंगा एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू बी कंसिस्टेंट दिस टाइम बिकॉज आई आई अग्री मैं काफ़ी इनकंसिस्टेंट हूँ एंड वीडियोस बनाना चाहिए मेरे को बिकॉज वीडियो बनाने में मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप लोग को भी अगर मेरे को बताओगे कि वीडियोस
मैं क्या वीडियो बनाऊँ और क्या ऐड करूँ या फिर कुछ क्या सुधारूँ, वॉइस अच्छी नहीं आ रही है, लाइटिंग अच्छी नहीं है, कुछ भी अच्छी नहीं है, आप लोग बता सकते हो जी। ये और जो क्वेरीज़ तो पूछ ही सकते हो जेनपास के बारे में या फिर कोर्स के बारे में। आई विल डेफिनिटली ट्राई टू हेल्प यू पीपल। सो दैट्स इट फॉर नाउ। पढ़ाई-वढ़ाई करना है, मस्त पढ़ाई करना है, मस्त लगे रहना है, कोशिश करना है, पढ़ना है अच्छे से। वापस में जैसे मैंने पहले बोला, पढ़ाई करना है। थर्ड ईयर बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड ईयर के साथ ही लिंक्ड है सारी की सारी फाइनल ईयर की चीज़ें। और उसके साथ ही अगर आप एनपीटी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, एंट्रेंस के लिए जा रहे हो, मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, बिकॉज़ बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन, लाइक 80% क्वेश्चंस उसी में से आते हैं कि एंट्रेंसेस में आपको ये सब पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ाई करना है, अच्छे से पढ़ाई करना है एंड बस करते रहना। तब बताना क्या करना है, मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। आप मेरे को बता देना, मैं मस्त वीडियो बनाऊंगा। तब तक करते हैं बात। बढ़िया, चलो बाय।